हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बेटर होंगे और जो वन शॉट सीरीज़ है उसका पूरा पूरा बेनिफिट उठा रहे होंगे। पिछले वन शॉट में हमने जो यूनिट 1 थी उसको कंप्लीट किया था। आज के इस वन शॉट में हम मैट्रिसेस को कंप्लीट करने वाले हैं इन वन वीडियो इन वन क्लास। तो मैट्रिसेस देखो बच्चों, बहुत आसान सा टॉपिक है। थोड़ा सा अगर आप इसमें अपनी नॉलेज गेन कर लेते हैं, थोड़ी सी पकड़ बना लेते हैं, तो इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप इजीली कर ना पाएँ। तो आज की इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कि क्या क्या मैट्रिसेस के अंदर है। आपको पूरा सारे वीडियोस देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। फिर भी किसी को और ज़्यादा डीप में समझना है और ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए तो उसके लिए जो नॉर्मल वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकते हो, समझ सकते हो। और साथ ही साथ आपको पता है कि जो वन शॉट सीरीज़ है उसके साथ साथ मैं एमसीक्यू सीरीज़ भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसका जो वन शॉट है, साथ में हम अगले वीडियो में इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वो क्वेश्चंस आपको कहाँ पर मिलेंगे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक मिलेगा। लिंक से आप वहाँ पर एमसीक्यूज क्वेश्चंस को डाउनलोड कीजिए, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद जब नेक्स्ट उसका सॉल्यूशन वीडियो आएगा उससे मैच करिए आपके आंसर कितने ठीक है और कितने गलत हैं। सारे ठीक है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो फिर भी देख लेना, ऐसा नहीं है वीडियो मत देखना भाई। और अगर सारे सही नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं, अपने डाउट्स वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं कि कहाँ पर आपने गलती करी थी। तो आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर आज मैट्रिसेस के बारे में बात करते हैं। तो मैट्रिसेस होता क्या है? मैट्रिसेस एक्चुअली में एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है या रेक्टेंगुलर एरे आप बोल सकते हो। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी डाटा आपको दिया होगा उस डाटा को एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में आपको लिखना है। कि जैसे आपने यहाँ पर लिखा 2 3 4 1 2 5, तो ये आपने एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट यहाँ पर बना दिया। जब भी हम मैट्रिसेस लिखते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर कोई एलिमेंट आप मिस कर दो। अगर पहली वाली, इसको हम बोलते हैं रो, ठीक है, ये रो 1 है हमारे पास, फिर ऐसे रो 2 है, और अगर हम वर्टिकल काउंट करेंगे तो ऐसे कॉलम 1 है, फिर कॉलम 2 है, फिर कॉलम 3 है। इस तरह से हम इसको रीड करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि जब भी आप किसी भी रो के अंदर, मान लो यहाँ 3 एलिमेंट है, तो इस रो के अंदर भी 3 एलिमेंट ही होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप इसको कह दें कि ये भी मैट्रिसेस है। ये मैट्रिसेस नहीं है जब तक यहाँ पर बीच में कोई नंबर ना आए। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन नंबर जितने यहाँ पर रो 1 में है उतने ही रो 2 में होनी चाहिए। सेम ऐसे जितने कॉलम 1 में है उतने ही कॉलम 2 में, उतने ही कॉलम 3 में, तब जाके ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनता है। अब यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये रो होती है, रो 1 रो 2 ऐसे हॉरिजॉन्टल जब भी आप काउंट करते हो। अब मैट्रिसेस को जब नॉर्मली हम डिनोट करते हैं तो किसी भी कैपिटल लेटर से हम डिनोट कर सकते हैं। और इसको जनरलाइज फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो मैट्रिसेस इस तरह से आप लिख सकते हो, ए इक्वल्स टू में ए आई जे। आई का मतलब हो जाता है यहाँ पर आईएथ रो, और जे का मतलब है यहाँ पर जेएथ कॉलम। यानी जो पहला वाला एलिमेंट है वो ये बताता है आपको कि ये कौन सी रो का एलिमेंट है, और बाद वाला जो है जे जो बताता है ये कौन से कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है। अब इसका हर एक मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या होता है? जितनी उसके अंदर रो होती है और कॉलम होती है उसी को हम उसका ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर को यहाँ पर डिनोट किया जाता है एम बाय एन से। तो एम का मतलब कि क्या हुआ यहाँ पर, इसके अंदर कितनी रो है, नंबर ऑफ रो, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की बात करें, हमारे पास यहाँ पर 2 रो हैं, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2/3। ठीक है, 2 रो हैं इसके अंदर और 3 कॉलम है। तो जब आप ऑर्डर बताते हो मैट्रिसेस का तो आपको ऐसे ही एक्सप्रेस करना है 2/3। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ लिए जाते हैं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, एलिमेंट आ जाएंगे 6। एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना है। ऑर्डर जब आप बताएंगे तो सिर्फ आपको इस तरह से एक्सप्रेस करना है 2/3। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो ये हो गया आपका मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस की जो टाइप्स होती हैं, अलग अलग टाइप के मैट्रिसेस होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रो मैट्रिक्स होती है। रो मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक रो होती है। ठीक है, सिर्फ एक रो। कॉलम आप उसके अंदर जितने मर्जी कर लो लेकिन रो उसके अंदर एक ही रहेगी। ऐसे दूसरी मैट्रिक्स होती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होगा और इसमें रो आप जितनी मर्जी कर दो, ऐसे कॉलम एक रहेगा बस। ठीक है, रो जितनी मर्जी हो। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होते हैं, यानी एम और एन की वैल्यू दोनों बराबर होती है। जितनी रो हैं उतने ही कॉलम होंगे, तो उस तरह की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जब भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं, मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 1 2
154 213। तो ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट आपको हमेशा ऐसे ही काउंट करने हैं क्योंकि इनका जो प्लेस होता है वो सेम प्लेस पर होते हैं। ये एलिमेंट होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर ये दिखाया था कि भाई किस तरह से इसको डिनोट करते हैं। तो ये एलिमेंट क्या है हमारे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। 5 क्या है यहाँ पर, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये वाला 3 कहाँ है आप, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो जहाँ पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होती हैं वो जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये वाले जो 3 एलिमेंट होते हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। अब जब डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर आप समझ चुके हैं तो अब डायगोनल मैट्रिक्स भी समझ जाएंगे। डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें जो डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं इनको छोड़कर बाकी सब एलिमेंट इसके आसपास के जीरो हो जाते हैं। मतलब अगर इस मैट्रिक्स में हम ऐसे लिखें, ये डायगोनल है हमारे पास, बाकी ये जो एलिमेंट है ये सब जीरो हो जाएंगे, इसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल के वो सेम हो जाते हैं। तो अगर आप इसमें लिखेंगे यहाँ पर, तो स्केलर मैट्रिक्स को कैसे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 कर दो, यहाँ भी 3 कर दो, बाकी सब एलिमेंट डायगोनल की तरह ही जीरो होंगे, यानी एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स के बाद बारी आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मैट्रिक्स है इनमें से। इसको हम डिनोट करते हैं आई से, कैपिटल लेटर ऑफ आई, ठीक है। तो अब ये आइडेंटिटी में क्या आता है, जो स्केलर में तो तीनों बराबर होते हैं, लेकिन आइडेंटिटी में तीनों बराबर तो होंगे ही, लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो होगी 1 1 1। तो इस तरीके से आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको दी जाएगी, हो सकता है उसके बेस में ऐसे कुछ लिखा हो, कभी 2 लिखा हो, तो इसका मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो इसमें जब आप लिखेंगे तो 1 0 0 1 ऐसे लिखेंगे। ये वाली जो मैट्रिक्स है ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है। तो अगर बेस में आपको ऑर्डर दे रखा है अच्छी बात है, नहीं भी दे रखा है कोई बात नहीं है, जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स चल रही होती है उसी के हिसाब से आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी ले लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ मैट्रिक्सेस होती हैं। इसके बाद आती है नल मैट्रिक्स, या फिर हम उसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो के बराबर हो जाते हैं। उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है पर्टिकुलर कि वो स्क्वायर होनी चाहिए। नल मैट्रिक्स, या फिर आप इसे जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है डजेंट मैटर, कैसी भी मैट्रिक्स हो, बस एलिमेंट उसके सारे जीरो होने चाहिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, जो डायगोनल एलिमेंट है, मान लो हम यहाँ पर डायगोनल ले लेते हैं, इसके ऊपर के एलिमेंट कुछ ना कुछ होने चाहिए, नीचे के एलिमेंट इसके जीरो बन जाएंगे। तो ऊपर एक ये ट्रायंगल बनाएगा इन अरेंजमेंट से, इनके बीच में कुछ जीरो हो सकता है, सारे जीरो नहीं हो सकते। मान लो ये आपने जीरो कर दिया चल जाएगा, ये जीरो कर दिया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारे जीरो नहीं हो सकते। और अगर हम लोअर ट्रायंगुलर की बात करें तो इसमें उल्टा हो जाता है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये डायगोनल एलिमेंट हो गए, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू डालो, ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, इसको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होती हैं, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे इक्वल होते हैं। एक मैट्रिक्स के जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो प्लेसेस के हिसाब से हम देखते हैं। अगर मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है ये 1 2 3 4 5 6, और दूसरी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, और एक तीसरी मैट्रिक्स है 1 2 5 3 4 6। एलिमेंट तीनों मैट्रिक्स के अंदर सेम है,
लेकिन इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ये एलिमेंट इसके साथ, ये एलिमेंट इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, इन सब की वैल्यू सेम है, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी। ये वाली मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगी, ये वाली मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हो सकती है। ठीक है, ये इक्वल होगी, ये इक्विवेलेंट होगी, यानी इक्वल मैट्रिक्स में जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो सारे सेम होने चाहिए। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में बस ऑर्डर जो होता है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये एलिमेंट भी यहाँ पर जो इसमें है वही हो, एलिमेंट यहाँ पर चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसका ऑर्डर 3/2 है तो इसका ऑर्डर भी 2/3 है तो इसका ऑर्डर भी 2/3 है, तो इसको आप बोल सकते हो कि मैट्रिक्स इक्विवेलेंट है। तो जो ऑपरेशंस करने से पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर कर लेते हैं एग्जाम्पल समझने के लिए। मान लो मैं कहता है कि एक मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट्स है। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 12 एलिमेंट्स, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, तो उसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। पॉसिबल ऑर्डर्स, अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट हम कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करके निकालते थे। ऑलरेडी यहाँ पर इसने आपको एलिमेंट दे रखे हैं 12, तो आपको बस ये देख लेना कि 12 किस किस को मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो ऑर्डर इसका 1/12 भी हो सकता है, एक रो है और 12 कॉलम है। 2 6 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है, 4 3 भी हो सकता है, 6 2 भी हो सकता है और 12 1 भी हो सकता है। ये सारे इसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। अगर मैट्रिक्स इस ऑर्डर की है तो इन सभी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा इसमें 12 आएंगे। आगे कहता है व्हाट इफ इट हैज 7 एलिमेंट, अगर इसके अंदर 7 एलिमेंट आ जाए, इफ इट हैज 7 एलिमेंट्स, तो 7 एलिमेंट्स अगर आएंगे तो ऑर्डर इसका क्या बन सकता है, 1/7 और 7/1। ठीक है, जब भी ऑड नंबर में होगा तो ये आपके दो ही ऑर्डर बन सकते हैं, एक ऐसे 1/7 और दूसरा 7/1। अब आगे क्वेश्चन है, उसमें कहता है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। एक मैट्रिसेस बनानी है आपको ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1, विद ईच एंट्री 0 और 1। तो इस तरह की आप कितनी मैट्रिसेस यहाँ पर बना सकते हो ये आपको बताना है। तो इसका मतलब है, ये कह रहा है कि भाई 3/3 मैट्रिक्स आपके पास है 3/3 का मतलब हो गया आपके पास ये 9 प्लेस हो गए। अब इनके अंदर आप 0 रख सकते हो या 1 रख सकते हो, सारे 0 कर सकना चाहो सारे कर सकते हो, सारे 1 करना चाहो 1 कर सकते हो, कहीं पर 0 कहीं 1 कहीं 0 कहीं 1, इस तरह से बहुत सारी मैट्रिसेस बन जाएंगी। तो भाई बना तो सकते नहीं है। तो इसका तरीका क्या होता है कि जो नंबर ऑफ मैट्रिसेस निकालने का आप इसमें यूज़ करते हो एक तरह से परमुटेशन, नंबर ऑफ मैट्रिसेस। अब यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है आपके पास, इसमें आपको फिल करने के लिए 2 ऑप्शन मिलेंगे, 0 और 1। आप इन दोनों में से कोई भी नंबर यहाँ डाल सकते हो, तो 2 ऑप्शन आ गए। अगला वाला जो प्लेस है इसमें ऐसा तो कुछ नहीं कह रहा ना कि भाई ये रिपीटेशन नहीं होगा, क्योंकि नंबर ही हमारे पास सिर्फ 0 और 1 है। तो अगले प्लेस पर भी आप 2 डाल सकते हो, फिर 2 डाल सकते हो, इससे 2 2 2 करके आपके पास कितनी जगह बन जाएंगी, 9 प्लेस बनेंगे। तो 2 की पावर आ जाएगी 9, यानी 5 1 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी इतनी मैट्रिसेस आप बना सकते हो जिसका ऑर्डर 3/3 होगा और उसके अंदर आप 0 या 1 को पुट कर सकते हो। इसके अलावा भी और कुछ नहीं लेना। अगर यहाँ पर 3 एलिमेंट हो जाए, मान लो 0 1 और यहाँ पर मैं 2 भी कर दूँ, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट हो गए तो मेरे पास 3 प्लेस हो गए, तो 3 की पावर 9 हो जाएगा। इसको वही कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा। ठीक है, जितने ऑप्शन होंगे उसके हिसाब से आप ये बढ़ाते जाओ। अगर 2 मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल होती हैं तो उसमें आप कैसे उसको यूज़ करते हो, कैसे एक्स वाई की वैल्यू निकालते हो। मान लो एक मैट्रिक्स हमारे पास 3x + 7 5y + 1 एंड 2 - 3x एंड 0y - 2। ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है 0y - 2 8 एंड 4। तो जब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो जैसा भी हमने डिस्कस किया, इक्वल मैट्रिक्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये एलिमेंट इसके बराबर होगा। तो 3x + 7 की जो वैल्यू हो गई 0 के बराबर होगी और x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे 5 = y - 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7। अब जो वैल्यू आपने यहाँ से निकाली तो यहीं पर छोड़ना नहीं है, यहाँ से भी आपको चेक करना है कि आपकी वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही है। अगर y + 1 की वैल्यू 8 हम लेते हैं तो यहाँ से भी y की वैल्यू 7 आ रही है,
तो यहाँ भी 7 आ रही थी, यहाँ भी 7 आ रही थी, वैल्यू सेम आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वैल्यू आपकी मैच ना करे। अगर मैच नहीं करेगी तो फिर वो पॉसिबल नहीं होगा फाइंड करना। ऐसे x की वैल्यू यहाँ से भी आपको चेक करनी पड़ेगी। 2 - 3x = 4, इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओगे तो आ जाएगा -2 = में 3x। तो x की वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पर मैच नहीं कर रही। x की वैल्यू इधर आ रही है -7/3। सही निकाली नहीं निकाली हमने, बस ये देख लो, सही निकाली है। तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर नहीं है मैच कर रही, तो ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं हो सकती। तो दीज मैट्रिसेस कैन नॉट बी इक्वल। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं कि आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी, यहाँ से y की वैल्यू निकाल दी, काम फिनिश, आंसर आपका गलत। ठीक है, तो आपको जहाँ जहाँ x है वहाँ पर या तो वैल्यू निकाल के देखो, या जो वैल्यू निकाली है उसको यहाँ पर पुट करके देखो। अगर x की वैल्यू आप यहाँ -7/3 पुट करके देखोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो 4 के बराबर नहीं आ रहा होगा। तो या तो आप ऐसे चेक करो या वैल्यू निकाल लो। वैल्यू अगर सब जगह से सेम आ जाएंगी तो मैट्रिसेस पॉसिबल है। अगर सेम जगह सेम वैल्यू नहीं आती है, डिफरेंट हो जाती है, तो यानी इसका मतलब होगा वो मैट्रिसेस इक्वल नहीं होगी। उसके बाद अब ऑपरेशंस करते हैं। तो ऑपरेशंस के अंदर क्या क्या ऑपरेशन यहाँ पर हो सकता है? एक तो एडिशन हो सकता है मैट्रिसेस के बीच में, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन। चार ऑपरेशन यहाँ पर हम समझते हैं। सबसे पहला है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, सॉरी एडिशन लेते हैं पहले। एडिशन के लिए क्या होना चाहिए? अगर दो मैट्रिक्स आपके पास है, मान लो एक मैट्रिक्स है आपके पास A, इसका ऑर्डर है m/n, जो दूसरी मैट्रिक्स है आपके पास B, इसका ऑर्डर है m/n। तो जब तक ये ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक आप मैट्रिक्स एडिशन को या सब्ट्रैक्शन को नहीं कर सकते हो। अगर ऑर्डर आपका सेम आ गया तो A + B जो है वो एग्जिस्ट करेगा, यानी दोनों को आप ऐड कर सकते हो। ऐड करना कैसे है? अगर हम ऐसे ले लेते हैं, मान लो एक छोटी मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो इनको आप ऐड कर सकते हो। 1 के साथ ऐड करोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करो। 2 + 2 4, इसको इसके साथ करेंगे 3, 4 + 5 करेंगे 9। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो इसका मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के दोनों ही यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप इसमें a - b निकालना चाहते हो तो a - b कर दो। अब 1 - 1 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो गया, 3 - 0 3 आ गया, 4 - 5 -1 आ गया। तो इस तरह से आप एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों बड़े आसानी से कर सकते हो। बस ऑर्डर आपको देखना है कि ऑर्डर इसका सेम रहे, और जो आंसर आएगा आपके पास उसका ऑर्डर भी यही रहेगा। जैसे यहाँ 2/2 था, ये 2/2 था, तो ये भी 2/2 ही आएगा। उसके बाद आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स को आप किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई जब करोगे, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 1 3 5। अब इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब किसी स्केलर नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं निकालना चाहता हूँ 3a, तो मेरे को करना क्या पड़ेगा? जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हो जाएगा 3 2 = 6, 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 5 = 15। तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी। ये 3 यहाँ पर स्केलर होगा और a मैट्रिक्स है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब है जितने भी एलिमेंट होंगे सब के सबको आपको इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम किसी भी दो मैट्रिसेस का, जैसे हम एडिशन में देखते हैं कि भाई ऑर्डर सेम होना चाहिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या देखना है? अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है Aij m/n, तो दूसरी मैट्रिक्स यहाँ पर होनी चाहिए n/p। मतलब इसका नंबर ऑफ रो और उसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो, ये दोनों आपके सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम होंगे तो ही आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, आप उसको मल्टीप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और इसका जो रिजल्ट है हमारे पास कब कितना आएगा? ए बी एग्जिस्ट करेगा और ए बी का जो ऑर्डर होगा वो आ जाएगा कितना? m/p। तो आपसे क्वेश्चन में एमसीक्यूज में ऐसा भी पूछा जा सकता है, एक मैट्रिक्स ए का ऑर्डर दे दिया, बी का ऑर्डर दे दिया और आपको ए बी का ऑर्डर पूछ लिया सीधा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पहले वाली मैट्रिक्स है उसके रो और जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है उसके कॉलम, उससे जो ऑर्डर बनेगा वो आपके आंसर का ऑर्डर आएगा। लेकिन उससे पहले ये भी चेक करना जरूरी है कि वो आंसर आएगा भी या नहीं आएगा, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव
पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो वो पॉसिबल होगा या नहीं होगा ये निकालने के लिए आपको यहाँ पर n देखना है, यानी ये इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो देखने। अगर ये सेम है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, करके देख लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अब मान लो हम यहाँ पर एक ले लेते हैं 1 2 3 0 1 2। यहाँ पर क्या है, 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो आपको जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है उसके अंदर 3 कॉलम होनी चाहिए, 3 रो होनी चाहिए, तभी वो सॉल्व होगा। अगर हम 3 रो ले लेते हैं, मान लो मैं ले लूँ यहाँ पर 2 1 3, 3 रो ले ली मैंने, बस कॉलम जितने मर्जी आप रखो, ये दोनों सेम है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से जो आंसर आएगा आपका, जो जो भी आंसर आएगा, अभी देखते हैं आंसर क्या आएगा, उसका ऑर्डर बनेगा 2 इंटू 1। ठीक है, अब आंसर क्या आएगा देखो, उसको समझो कैसे मल्टीप्लाई करना है। जब वो मल्टीप्लाई करते हैं तो इस रो को पूरे इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्कोर बढ़ा देता हूँ ताकि और आपको समझ में आ जाए मल्टीप्लिकेशन। यहाँ ले लिया मैंने 0 5 2। ठीक है, ऑर्डर अभी मैंने इसका भी ऐसे रखा कि रो इसके अंदर 3 है, कॉलम 2 है। अब आंसर आएगा 2/2। कैसे आएगा वो समझो। अब यहाँ पर आपको ये तो क्लियर पता चल गया कि भाई 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। अब कैसे वो बनेंगे, एलिमेंट कैसे बनेंगे, पहली रो को आप पकड़ो और इधर से कॉलम को लो, पहले कॉलम को, पहली रो पहला कॉलम। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ गया, फिर प्लस 2 को 1 से करेंगे, 2 आ गया, फिर 3 को 3 से करेंगे, 9 आ गया। पहली रो को पहले कॉलम से जब तक करते रहना है, बीच में प्लस लगाना है जब तक खत्म ना हो जाए सारे एलिमेंट। ठीक है, अब आगे देखो, 1 को 0 से करोगे 0। अब फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से कर रहे हैं तो सेकंड कॉलम में आंसर आएगा 0, 2 इंटू में 5 10, प्लस 3 इंटू में 2 6। ठीक है, पहली रो को पहले कॉलम से करा, दूसरे कॉलम से करा, पहली रो के पहले कॉलम के एलिमेंट आ गए, दूसरे कॉलम के एलिमेंट आ गए। अब जब दूसरी रो पे जाएंगे तो दूसरी रो के एलिमेंट बनेंगे। कैसे बनेंगे, वैसे ही दूसरी रो को पहले वाले कॉलम से करो, 0 इंटू 2 0, प्लस 1 इंटू 1 1, प्लस 2 इंटू 3 6। और जब इसको करेंगे अब 0 इंटू 0 0, प्लस 1 इंटू 5 5, प्लस 2 इंटू 2 4। अब इसको आप सॉल्व कर दो, सॉल्व करके आपके पास बन गया 13 16 7 एंड 9। और इसका ऑर्डर क्या बन गया 2/2। ठीक है, 2/2। तो इस तरह से एडिशन करना हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना हो, या मल्टीप्लिकेशन विद 2 मैट्रिसेस करना हो, तो वो दोनों ऑपरेशन आप इस तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम ये समझते हैं कि अगर जैसे एडिशन में क्या होता है, अगर आप a प्लस बी करोगे, b प्लस a करोगे, सेम आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता, a प्लस a माइनस बी करोगे, b माइनस a करोगे, डिफरेंट आएगा। लेकिन जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नॉर्मल अलजेब्रा में क्या होता है भाई, ए बी और बी ए दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, नॉर्मल अलजेब्रा में ये होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो इसको हम देखो चेक भी करते हैं। अगर हम बी ए करें, यानी पहले इसको हम लें यहाँ पर 2 1 3 0 5 2, और इसको मल्टीप्लाई करें हम इससे 1 2 3 से, 1 2 3 0 1 2। तो यहाँ पर देखो इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो है 2 कॉलम है, यहाँ 2 रो है 3 कॉलम है। तो मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि हर बार मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट करेगा, कभी कभी ना भी करे, ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो आंसर आएगा ना आपका वो 3/3 आएगा। यहाँ पर आंसर क्या आ रहा था, 2/2 आ रहा था, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 3/3 आएगा। कैसे आएगा देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 2 1 2 प्लस 0। ठीक है, 0 इंटू 0। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो, 2 2 4 और 0 1 0। फिर इससे करते हैं 2 3 6, 0 इंटू 2। फिर फर्स्ट रो से कंप्लीट कर दिया, कॉलम 1 को भी, कॉलम 2 को भी, कॉलम 3 को भी। अब सेकंड रो से करेंगे 1 इंटू 1 प्लस में 5 इंटू 0। फिर 1 को इससे करते हैं 2, 5 को इससे करते हैं 5। फिर यहाँ 1 को करेंगे 3, 5 को इससे करेंगे 10। अब थर्ड रो पे आ जाओ, 3 1 3 और ये 0, 3 2 6 प्लस 2, 3 3 9 प्लस 4। तो हमारे पास क्या एलिमेंट आ गए इसके, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, 7 13 3 8 और 13।
अब देखो ये आंसर था, यहाँ पर ये आंसर है, तो इसका मतलब हुआ कि जो ए बी और बी ए है ये दोनों बराबर नहीं होते। ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों बराबर नहीं होंगे। हाँ, अगर आइडेंटिटी को आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे, अगर आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करोगे, चाहे पहले करो चाहे बाद में करो, ये बराबर रहेगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या क्या काम करती है, जो वन होता है ना ऐसे काम करती है अलजेब्रा में। इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही आंसर रहेगा। तो ए को आई से मल्टीप्लाई करोगे तब भी ए रहेगा, आई को ए से करोगे तब भी ए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। तो ये चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं प्रॉपर्टी वाइज कि कम्यूटेटिव एसोसिएटिव होते हैं नहीं होते, तो इन प्रॉपर्टीज़ को भी आपको अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। अब इसके बाद हमारे पास रहता है यहाँ पर ट्रांसपोज, कि मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। तो जब भी आप ट्रांसपोज निकालोगे तो ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहले ट्रांसपोज को हम देखते हैं होता क्या है। ट्रांसपोज में अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ये, तो जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो इसको ऐसे डैश से भी डिनोट कर देते हैं, ए के ऊपर टी लगा के ऐसे भी डिनोट कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, इसमें जो रो होती है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉलम को रो में कर देते हैं। तो जब पहली रो आपके पास 1 2 3, ये पहला कॉलम बन जाएगा। दूसरी रो 4 5 0 है, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये बन गया इसका ट्रांसपोज। ठीक है, अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर दोबारा ट्रांसपोज कर दो तो वापस आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाती है। अगर एडिशन में आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए प्लस बी, फिर आपको इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज। सेम ऐसे सब्ट्रैक्शन में होगा, अगर ए माइनस बी ट्रांसपोज आपको दिया है तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, ए बी ट्रांसपोज करेंगे तो ये होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसमें बी पहले आ जाएगा और ए इसमें बाद में आएगा। अगर ऐसी तीन मल्टीप्लिकेशन आपको दे दिए ए बी सी, तो उसमें पहले सी ट्रांसपोज आएगा, फिर बी ट्रांसपोज आएगा और फिर उसके बाद लास्ट में ए ट्रांसपोज आएगा। अब जब आप ट्रांसपोज करोगे, अगर हमने ट्रांसपोज करा किसी भी मैट्रिक्स का और हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, जो आंसर है वही आ गया, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ट्रांसपोज करने पर आपके पास माइनस ए आ जाता है तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, इसके जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो हमेशा ज़ीरो होते हैं। ये एलिमेंट इसके हमेशा ज़ीरो होंगे। ठीक है, और ये सभी बनेंगी स्क्वायर मैट्रिक्स में। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ना सिमेट्रिक होगी ना स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो स्क्यू में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट सारे ज़ीरो होंगे। जो एलिमेंट यहाँ पर होगा उसका नेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर होगा, यहाँ जो एलिमेंट होगा उसका नेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर होगा, और जो एलिमेंट यहाँ पर होगा उसका नेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर होगा। ये कंपल्सरी कंडीशन है, ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में ऐसा कुछ नहीं होता। तो स्क्यू सिमेट्रिक के जो क्वेश्चंस आते हैं अक्सर इसके ज़्यादा आ जाते हैं कि इसमें आपको यहाँ पर कुछ टर्म्स दी होती हैं, उनकी वैल्यू आपसे फाइंड करने को बोला जाता है। ठीक है, मान लो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आपके जो MCQ सैम्पल पेपर था उसमें आपको दे रखा था इस तरह का ही क्वेश्चन एक। यहाँ पर अगर हम ढूंढें तो क्वेश्चन 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 कहाँ पर है भाई। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 0A3 2B-1 2B-1 C10। अब इसमें जो A B C आ रहे हैं इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जो यहाँ पर आपको चीज़ समझाइए उसको अगर आप फॉलो करोगे तो ये तीनों एलिमेंट आपके ज़ीरो होने चाहिए। इसका मतलब B की वैल्यू तो मिल गई आपके पास ज़ीरो। जो ये एलिमेंट है उसका नेगेटिव यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो यहाँ -2 होना चाहिए, तो A की वैल्यू आ गई -2। ऐसे C की वैल्यू निकालोगे ये आ जाएगी -3। और तो कुछ पूछा नहीं है। तो जो एलिमेंट आपको इस तरह से दे रखे होंगे उसकी वैल्यू आप इजीली इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो मैट्रिसेस जो है उसके अंदर बस यही सब चीज़ें आपको दे रखी हैं, यही सब कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझने हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है तो वो आपको करना नहीं है इसमें।
तो आई होप आपको इस वन शॉट के थ्रू मैट्रिसेस के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ चुका होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो सॉल्यूशन वीडियो आएगा उससे पहले पहले ज़रूर आप इसको सॉल्यूशन करके रख ले, ताकि आपको खुद चेक कर सको, अपने आप को सेल्फ चेक कर सको कि आपकी किस प्रिपरेशन जो है कितनी सही तरीके से आगे बढ़ रही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं हम अगले वन शॉट में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।